चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के जो टॉपिक है बेटा वो रहेंगे हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के बारे में जनरल आइडिया तो आप लोगों को हो ही गया होगा, यस और नो? ट्रांसफर कब होती है, क्या कंडीशन है ट्रांसफर की। आज हम थोड़े मोड्स डिस्कस करेंगे कि किन किन तरीके से हीट ट्रांसफर होती है। सेकंड, थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें कोफिशिएंट की वैल्यू निकालेंगे के और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के लिए कुछ एक्सप्रेशंस ड्राइव करेंगे। फिर ब्लैक बॉडी, ये कॉन्सेप्ट है, एक आइडियल कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगर टाइम बचता है तो हम फोर्थ जो अपना टॉपिक है वो भी करेंगे। हाँ जी, तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पिछली बार क्या क्या हुआ था बच्चों? लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस हुआ था? सबसे पहले हीट कैपेसिटी, यस हीट कैपेसिटी, और हमने उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर मोलर हीट कैपेसिटी। बताओ मेरे को आप लोग टॉपिक। कैलोरीमीटर, यस कैलोरीमीटर, और लेटेंट हीट, यस एंड लेटेंट हीट। हाँ जी, और चेंज ऑफ स्टेट मैंने आप लोगों को शायद नोट्स में प्रोवाइड किया था, वहां से पढ़िएगा, बहुत आसान है। और चेंज ऑफ स्टेट, नॉट हीट, चेंज ऑफ स्टेट। समझ में आया सब बच्चों को? यस मैम। यस मैम। और एक मैंने स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस डिस्कस किया है नोट्स में, अगर प्रॉब्लम हो तो बाद में पूछिएगा। हाँ जी, गैसेस क्योंकि एक्सपैंड ज्यादा होती हैं इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड, तो उनका एक थोड़ा सा स्पेशल केस रहता है, वो मैंने नोट्स में डिस्कस कर दिया था। ठीक है, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा डेल्टा क्यू टी। और एम, यस। स्पेसिफिक हीट का क्या था? डेल्टा क्यू अपन एम डेल्टा डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी। यस। मोलर का? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा क्यू एन डेल्टा टी। म्यू डेल्टा टी, म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स है। कैलोरीमीटर एक प्रिंसिपल पे काम करता है, कौन सा था? हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट हीट गेन, लेकिन एक कंडीशन थी, प्रोवाइडेड कि और कहीं पर भी हीट लॉस नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से। जितना सिस्टम लूज कर रहा है, जो कोल्डर सिस्टम है वो उसको गेन कर रहा है। चेंज ऑफ स्टेट ऑलरेडी डिस्कस्ड है, उसमें लेटेंट हीट का क्या फॉर्मूला था? जब स्टेट एम चेंज होती है तो हम ml फॉर्मूले को यूज करते हैं, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे थे। अच्छा, वो न्यूमेरिकल सबको क्लियर हो गए? कैलोरीमीटर के दो न्यूमेरिकल्स किए थे ना हमने? यस मैम। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं हीट ट्रांसफर से। हीट ट्रांसफर के बारे में आप सभी जानते हो, जब आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो जो एनर्जी फ्लो करती है दोनों के बीच में, मान लीजिए 90 डिग्री सेल्सियस पे है और ये 20 डिग्री सेल्सियस पे, इनको मैंने कांटेक्ट में लेके आया, ठीक है, और फिर जो एनर्जी फ्लो करेगी एक हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ, उसको बोलते हैं हीट। क्लियर है? लेकिन अगर हम कॉन्टिन्यूअस जो है उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दें और हम जो है 10-15 मिनट घूम फिर के आते हैं, फिर हम उसको चेक करते हैं कि एक्चुअली में अब देखते हैं टेम्परेचर क्या क्या है, तो हमने पाया, एग्जाम्पल लेट से कि यहाँ पे 55 है और यहाँ पे 55 है, यानी कि जब आपके पास टेम्परेचर सेम हो गया उस स्टेट को क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर सेम मतलब टेम्परेचर क्या था, मैंने बताया था आपको, टेम्परेचर एक्चुअली में क्या मेजर कर रहा है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी अभी सभी मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम हो गई, ए साइड बी साइड। ऐसा नहीं है कि मोशन बंद हो गया, मोशन अब हम इसमें जो मोशन है वो चल रहा है अभी भी, लेकिन हीट ट्रांसफर बंद हो जाता है टेम्परेचर डिफरेंस अगर नहीं होता तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। क्लियर हो गया सब बच्चों को? तो मोड्स क्या है हीट ट्रांसफर के? किसी को पता है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। यस, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर रहते हैं, फर्स्ट कंडक्शन, सेकंड कन्वेक्शन और थर्ड रेडिएशन।
ठीक है, तो इसका एक आपके बुक्स में बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, जिससे बहुत इजीली ये तीनों में डिफरेंशिएशन हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए अपनी ही क्लास के कुछ बच्चे लाइन में खड़े हैं, ठीक है, ये सब लाइन में खड़े हैं और लास्ट में मैं हूं। तो क्लास में स्टूडेंट है जैसे रुचिका, रुचिका ने बॉल लिया, बॉल इज लाइक हीट, ठीक है। तो बॉल को उसने ट्रांसफर किया अगले बच्चे को, उससे अगले बच्चे को, मतलब इस बच्चे ने इस बच्चे को दिया, यहां से आगे इसने दिया, यहां से आगे, और फाइनली बॉल मेरे तक पहुंच गया। दिस इज द वे, जस्ट लाइक कंडक्शन, कंडक्शन की तरह ही है। जैसे कि मान लो एक बार है, आयरन का बार ले लो, इसमें एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड बार है, आपको पता है इसमें एटम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बाउंडेड है। अगर आप इसको हीट करोगे तो इन एटम्स मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आएगी, यस और नो? एनर्जी आएगी या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उनके पास एनर्जी आएगी, वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे। जितनी ज्यादा एनर्जी आती जाएगी उतना हायर वाइब्रेशन हो जाएगा, उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा वाइब्रेशंस का। तो वो वाइब्रेशंस जो है आगे इसके साथ कोलिजन्स करेंगे, मतलब ये वाला एटम इसके साथ जब कोलिजन करेगा तो इसको कुछ अपनी एनर्जी दे देगा, सिमिलरली ये वाइब्रेट करेगा, ये आगे वाले को देगा। तो ऐसे करते करते जो है, जो लास्ट एंड है इस बार का, वहां तक जो है हीट पहुंच रही है। तो ये प्रोसेस इसी की तरह है, मतलब एक एटम ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया एनर्जी, तीसरे ने चौथे को दिया, तो अपनी पोजीशंस को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, ठीक है, अपनी पोजीशन से ही जो है एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं थ्रू मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। समझ में आ गई ये बात? अब सेकंड प्रोसेस समझते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होएगा, मान लीजिए ये जो स्टूडेंट है, ये यहां से उठ के आती है और मुझे बॉल देके जाती है। यानी कि अभी क्या हो रहा है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हीट ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जो हीटेड पार्टिकल है उनका मूवमेंट है, जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं जो हीटेड हैं वो खुद मूव करके जा रहे हैं दूसरी जगह पे। ये होता है कन्वेक्शन। और जो थर्ड पार्ट होता है रेडिएशन, जैसे इस स्टूडेंट ने मान लीजिए यहाँ मेरे को थ्रो कर दिया डायरेक्ट, इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी आगे डिटेल में। रेडिएशंस को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंडक्शन जनरली सॉलिड में रहता है ज्यादा, लिक्विड्स में भी होता है लेकिन थोड़ा बहुत कम। जो जनरली सबसे ज्यादा रहता है वो सॉलिड्स में रहता है, लिक्विड में थोड़ा बहुत रहता है। और कन्वेक्शन आपके पास फ्लूइड्स में रहता है, लाइक फ्लूइड्स कौन से, लिक्विड्स एंड गैसेस। क्लियर होगी ये बात सबको? मैम कन्वेक्शन दोबारा बता दें। कन्वेक्शन अभी Yes, मैं ma'am. दोबारा आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। कन्वेक्शन ये था कि यहाँ से रुचिका उठ के जाती है और मेरे को देके आती है बॉल, बॉल लाइक हीट, यानी खुद इसके पास जो है हीट है, और ये हीट जाके आगे जो दूसरी जगह है, जो कोल्डर पार्ट है, वहां पर जो है हीट ट्रांसफर कर रही है। यानी एक्चुअल मूवमेंट है पार्टिकल्स का या एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का, जो कि ऑलरेडी हीटेड है, जो हीटेड पार्टिकल्स है वो खुद जा रहे हैं। इसको यहाँ समझो जरा, ये पॉट है, इसको हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जो इसके ऊपर लेयर है वो हीट अप होगी, वो जब हीट होगी तो हीट की वजह से उसका एक्सपेंशन होता है और उसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, और जो ऊपर ठंडा फ्लूइड है उसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है। तो यहां से ये जो कम डेंसिटी वाला है ये ऊपर की तरफ राइज करेगा ऐसे, ठीक है, और जो कोल्डर वाला है जिसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है वो नीचे की तरफ सिंक करेगा ऐसे। तो आपके पास एक्चुअली में खुद जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो हीटेड मॉलिक्यूल्स हैं, वो खुद ऊपर जा रहे हैं। समझ में आया कन्वेक्शन का? क्लियर हुई ये बात? नो मैम। Yes. नहीं हुई समझ में? चलो आप ऐसे देखो, हमने एक एग्जांपल किया था सी ब्रीज का, याद है? Yes, ma'am. पिछली क्लास में सी ब्रीज का एक केस डिस्कस किया था स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड, ठीक है। मान लीजिए ये वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी का मैंने बताया कि वाटर का स्पेसिफिक हीट हाई होता है, तो जिसका स्पेसिफिक हीट हाई है वो आराम आराम से ठंडा और आराम आराम से गर्म होता है। और लैंड का स्पेसिफिक हीट लो होता है, वो जल्दी गर्म हो जाती है। दिन के टाइम में पानी इतना जल्दी गर्म नहीं होगा जितने लैंड जल्दी गर्म हो जाएगी। तो क्या होगा, लैंड के ऊपर जो एयर मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो है वो हीट अप हो जाएंगे, इसके गर्म होने की वजह से इसमें हीट जाएगी जो कि इसको हीट करेगी, और ये गर्म जो हवा है ये ऊपर की तरफ राइज करेगी। यानी हीटेड एटम मॉलिक्यूल्स खुद राइज कर रहे हैं ऊपर की तरफ। और ये जो वाटर है, वाटर के ऊपर एयर अभी इतना गर्म नहीं होता, तो क्या होता है जैसे ही ऊपर राइज करती है, यहाँ प्रेशर थोड़ा ड्रॉप होता है, ये आपके पास इधर मूव करती है,
और जो सी के ऊपर एयर होती है वो आपके पास इस तरफ मूव करती है, तो ये सी ब्रीज होती है। तो यहाँ पर एक्चुअली में देखो, जो मॉलिक्यूल्स जो एयर के मॉलिक्यूल्स है जो खुद हीटेड अप थे, जिनके पास एनर्जी ज्यादा थी, जो खुद जिनका टेम्परेचर बढ़ा, वो खुद मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी हीट ट्रांसफर हो रही है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। समझ में आई बात? यस मैम। क्लियर हुआ? ठीक है। कंडक्शन में क्या था? कंडक्शन में तो ये वाइब्रेट कर रहे थे, ये इनका एक्चुअल पोजीशन था, ये इससे बॉन्डेड है, ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड्स हैं। ये यहाँ पर वाइब्रेशन कर रहा था, वाइब्रेशन करके इसके साथ कोलाइड करेगा, इसको एनर्जी देगा, फिर इसके साथ कोलाइड करेगा, इसको एनर्जी देगा। ये खुद तो कहीं नहीं जा रहे ना। यहाँ पर क्या है? यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं, जब इनको हीट मिलती है तो ये खुद राइज करते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में हीटेड मॉलिक्यूल्स खुद एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इसको कन्वेक्शन कह रहे हैं। जैसे पॉट में क्या था, ऊपर जो यहाँ फ्लूइड रहा होगा वो गर्म होगा, गर्म होगा तो एक्सपैंड होती है, कोई भी चीज गर्म होती है तो एक्सपेंशन होता है या नहीं होता वॉल्यूम का? करा है ये चीज हमने, एक्सपेंशन होगा, उसकी डेंसिटी कम होती है, लाइटर हो जाता है वो थोड़ा सा, और ऊपर की तरफ राइज करेगा। ऊपर वाला जो फ्लूइड है वो ठंडा भी है और उसका डेंसिटी थोड़ा कम है, वो सिंक करने लग जाएगा, तो एक साइकिल बन जाएगी, गर्म ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर से ठंडा नीचे आएगा, फिर गर्म ऊपर जाएगा, फिर ठंडा नीचे आएगा। तो इस तरीके से इसमें हीट ट्रांसफर हो रही है। समझ में आ गया कन्वेक्शन? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। Yes, ma'am. रेडिएशन। रेडिएशन आपका, जैसे अभी सर्दी का मौसम है, बाहर आग वगैरह लगाओ, लकड़ियों पे बैठोगे, हाथ सेकोगे, तो आपके हाथ तक जो वार्मथ पहुंच रही है, जब टेम्परेचर हाई है, तो किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हाई है तो वो रेडिएशंस को एमिट करता है। रेडिएशंस की फॉर्म में हीट ट्रांसफर हो रही है। रेडिएशंस जैसे कि सन से अर्थ तक, जो आप अभी बाहर खड़े हो जाओगे अगर दिन में, तो सन की वार्मथ आपको फील होती है या नहीं होती है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप तक कैसे पहुंच रही है? कैसे पहुंच रही है? चलो हमने मान लिया यहाँ पर एटमॉस्फेयर का ये वाला रीजन हो गया, यहाँ तो वैक्यूम है। सन से अर्थ तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में जो है हीट पहुंचती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनके बारे में आप 12th क्लास में डिटेल में डिस्कस करोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअली में क्या है। समझ में आया? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो मीडियम इज नीडेड, यानी रेडिएशंस जो है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं, उनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, और एक जगह से दूसरी जगह तक वो हीट को ट्रांसफर कर रही है। क्लियर होगी बात सबको? Yes, ma'am. हाँ जी। Yes, कोई भी ma'am. Yes, ma'am. यस अगर आप मैम। टेम्परेचर भी बढ़ाते हो, खुद आप टेम्परेचर अगर किसी बॉडी का इंक्रीज कर रहे हो, तो वो भी रेडिएशन एमिट करेगा। जैसे कि जो लोहे की एक बहुत लंबी जो है वो ले लो आप बार, और उसका एक एंड गर्म करोगे तो ग्लो करने लग जाता है, रेडनेस सा हो जाता है ना, उसके अंदर रेड ऑरेंज सा कलर हो जाता है, ग्लो करने लग जाता है, तो एक्चुअली में वो तब रेडिएशन को एमिट कर रहा होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तब भी रेडिएशन जो है एमिट होती है, ठीक है। इसको थर्मल रेडिएशंस भी बोल देते हैं हम लोग, थर्मल रेडिएशंस। क्लियर होगी बात सबको? तो तीनों में सबको डिफरेंशिएशन समझ में आ गया बच्चों? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। Yes, ma'am. Yes, इसका ma'am. एक मैं ऐसा एग्जांपल दे देती हूँ जिसमें आपको तीनों मिल जाए। जैसे कि एक पॉट को अगर हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये मेटल है, ये मेटल का पॉट है, इसके अंदर फ्लूइड है, तो जब आप इसको गर्म कर रहे हो, नीचे आप स्टोव से जो है इसको हीट दे रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रेडिएशंस आ रही है, यहाँ पे रेडिएशंस आ रही है, और जो मेटल गर्म होगा, खुद मेटल जो गर्म होगा, वो जो हीट ट्रांसफर कर रहा है, जैसे बॉटम गर्म होगा, फिर ऊपर यहाँ तक गर्म हो जाएगा, यहाँ से हैंडल भी गर्म हो जाएंगे, ये कंडक्शन हो गया। और जो ये फ्लूइड का सर्कुलेशन होएगा अंदर, नीचे से जो गर्म फ्लूइड होगा ऊपर जाएगा, ठंडे वाला नीचे आएगा, ये कन्वेक्शन हो गया। तो तीनों प्रोसेस आप एक ही डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। मैम एक बार समझा दो यार डायग्राम। ठीक है बच्चों, दोबारा बता देते हैं, अभी देख लो। Yes, ma'am. जैसे कि ये क्या है, ये पेन है जिसके नीचे जो है फायर को जो है लगाया गया है, तो फायर से क्या है, रेडिएशंस आएंगी, ठीक है, रेडिएशंस आएंगी। और ये जो टच में है, यहाँ पर जो है हीट कंडक्शन के थ्रू भी आ रही है, कंडक्शन से ऊपर की तरफ भी जा रही है, एटम मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करके इसके हैंडल तक, यहाँ तक हैंडल भी गर्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कंडक्शन होगी।
और जो फ्लूइड का सर्कुलेशन हो रहा है अंदर, जैसे फ्लूइड गर्म होगा तो गर्म वाला ऊपर जाएगा, ठंडे वाला नीचे आएगा, तो यहाँ फ्लूइड का जो सर्कुलेशन है ये कन्वेक्शन है। जो आपके पास फायर से मिल रही है वो रेडिएशन की फॉर्म में मिल रही है, और जो ये पतीला है, जो मेटल का पतीला, इस मेटल, ये जो मेटल गर्म होता जा रहा है ऊपर तक, और ये हैंडल जो गर्म होता जा रहा है, ये कंडक्शन हो गया। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? चले Yes, आगे। ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, अच्छा, बता ma'am. दो फटाफट। Yes, ma'am. फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या रहेगा? कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन? रेडिएशन। Ma'am, रेडिएशन। आसान सा सवाल था, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में जो आ रही है, वैक्यूम से जो आ रही है, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट से आ रही होती है, तो उनका बहुत हाई स्पीड रहता है, तो रेडिएशन। अभी पढ़ते हैं थर्मल कंडक्शन क्या होता है। इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ सॉलिड टू कंडक्ट हीट थ्रू इट। क्या है? इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी of solid to conduct heat through it। सही लिखे ना स्पेलिंग? हाँ। देखो, सभी सॉलिड अलग अलग बिहेव करे, सारे सारे के सारे तो एक जैसी हीट को ट्रांसफर नहीं करेंगे। जैसे कि कॉपर है, ग्लास है, वुड है, कोई भी मटेरियल ले लो, सबकी कंडक्शन जो है वो अलग होगी या नहीं होगी? सबसे पहले तो ये बताओ। Yes, ma'am. कोई ज्यादा Yes, ma'am. मेटल जल्दी गर्म हो जाता है, वुड जल्दी गर्म नहीं होती है, ठीक है? तो कंडक्टिविटी सबकी अलग है। तो मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ सॉलिड टू कंडक्ट हीट थ्रू इट इज थर्मल कंडक्शन। ठीक है, सॉलिड में ही ज्यादा रहता है। समझ में आई ये बात? तो इस चीज को समझने के लिए दो स्टेट समझनी बहुत जरूरी है। स्किप भी कर सकती थी मैं, लेकिन पता होना चाहिए आपको स्टेडी स्टेट क्या है, वेरिएबल स्टेट क्या है। दो स्टेट होती है बेटा, एक होती है वेरिएबल स्टेट, पता होनी चाहिए, स्टेडी स्टेट। देखो, मान लीजिए शुरू में मैंने एक बार लिया है, ये रोड लिया, रोड बोल लो, और इसको मैंने हीट अप करना शुरू किया यहाँ से, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ले लिए, कोई भी ले लो, मर्जी है, मैंने ये ले लिए। शुरू में हीट जब किया तो मान लीजिए यहाँ पर तो है 30 डिग्री अटेन हो गया, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 5 हो गया। अभी पता है आपको, धीरे धीरे एटम मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे, कोलिजन कर करके धीरे धीरे जो है आगे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो एकदम से ऐसे बिल्कुल गर्म नहीं हो जाता, पहले 30 हुआ, फिर यहाँ 20 गया, 10, 5, कॉन्टिन्यूअस हीटिंग चल रही है, अभी भी हीटिंग चल रही है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ये अलग अलग ले लो, इसको हीट करते जा रहे हो आप। तो यहाँ मान लीजिए अब पहुंच गया 60, यहाँ 40, और यहाँ मान लो 20 और 15। अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि टाइम के साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं वेरिएबल स्टेट। टेम्परेचर ऑफ every cross section is increasing with time। इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बच्चों? Variable. वेरिएबल। वेरिएबल से ही आपको समझ में आ रहा है, यानी हर पॉइंट का टाइम के साथ अलग अलग टेम्परेचर आ रहा है। ठीक है, अभी अगर इसको मैं फिर भी हीट करती रहूं, मान लीजिए थर्ड स्टेज पे आगे, क्या आपके पास इसका और इनका चेक कर लेते हैं। यहाँ पहुंच गया मान लो 100, ठीक है, यहाँ पहुंच गया 80, ठीक है, उसके बाद यहाँ 60 और यहाँ 40। हीटिंग फिर कर रही हूँ मैं, अभी भी हीटिंग करती जा रही हूँ। मैंने अगली बार चेक किया थोड़ी देर बाद, तो यहाँ 100 ही है, यहाँ 80 ही है, यहाँ 60 ही है, और यहाँ 40 ही है। यानी कि अब हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर हो गया फिक्स, अब नहीं चेंज हो रहा। ठीक है, विद टाइम अब क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर हो गया फिक्स, लेकिन हर एक क्रॉस सेक्शन का सेम नहीं है, डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस का डिफरेंट टेम्परेचर है। ठीक है, तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। अब ये स्टेट जब अचीव हो जाती है, अभी यहां पर इस मटेरियल ने जितना गेन करना था कर लिया। अब क्या होगा, जो नई हीट जो आ रही है, अभी जितनी हीट आएगी वो आपके पास बिना एब्जॉर्प्शन के आगे ट्रांसफर होगी, जितनी आ रही है उतनी आगे ट्रांसफर हो रही है, कंडक्शन हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है। समझ में आ गया? क्लियर होगी दोनों स्टेट्स? ये मैम आपने एक ही रॉड को बार बार गर्म किया है? हाँ जी, बोलो बोलो। मैम एक ही रॉड को आपने बार बार गर्म किया है? हाँ,
उसी को कॉन्टिन्यूस करे थे, अलग अलग टाइम में हम लोग उसको ऑब्जर्व करें। पहले 5 मिनट में मान लीजिए ये स्टेट थी, अगले 5 मिनट में स्टेडी स्टेट आ गई। ठीक है, पहले जो है वो खुद भी तो मटेरियल यूज कर रहा है ना, खुद भी तो मटेरियल हीट देगा, कोलिजन होगा, होता जाएगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो कांस्टेंट हो गया। ये होना जरूरी था, क्यों? देखो अगर यहाँ पर टेम्परेचर सेम ही हो गया हर जगह, मान लो अगर ये स्टेज हो जाए, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, तो क्या हीट ट्रांसफर होगा? टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है या नहीं है? Yes, ma'am. राइट, तो टेम्परेचर Yes, ma'am. आप देखो हर एक क्रॉस सेक्शन का पीछे वाले क्रॉस सेक्शन से ज्यादा, ये जो है 60 है, ये 80 है, पीछे वाले का ज्यादा है, इससे इसके पीछे वाले का ज्यादा है। तो कोई भी अगर आप पॉइंट ले लो बीच में, मान लो यहाँ मैं अगर कोई पॉइंट ले लूं ऐसे, इस पे थीटा टेम्परेचर है मान लो, और यहाँ पे T1 है, यहाँ T2 है, तो T1 ऑब्वियसली T2 से तो बड़ा होगा ही होगा, और जो टेम्परेचर थीटा है वो कहीं बीच में लाई कर रहा है, इस तरीके का रिलेशनशिप आएगा। समझ में आई ये बात? T1 थीटा से बड़ा होगा, थीटा T2 से बड़ा होगा, तभी तो आपके पास हीट ट्रांसफर होगा। समझ में आई? तो लिख भी Yes, every ma'am. cross section has different temperature but becomes constant। कांस्टेंट मतलब अभी कोई भी क्रॉस सेक्शन हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, यानी अब मटेरियल कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, अब जो आएगी वो आगे जाएगी। क्लियर होगी ये बात? तो ये चीज आपको दिमाग में Yes, ma'am. रखनी है, स्टेडी स्टेट में एक्चुअली में क्या हो रहा है। अब हम स्टेडी स्टेट में ही आगे चेक करेंगे क्या चीज, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी निकालेंगे। अमाउंट ऑफ हीट जो फ्लो कर रहा है, फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन स्टेडी स्टेट, वो किस किस के प्रोपोर्शनल है। मान लीजिए Q है, और ये आपके पास मान लो कोई भी मटेरियल जिसमें से हम चेक कर रहे हैं, और ये स्टेडी स्टेट में है, अभी यहाँ से हीट फ्लो कर रही है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसका लेंथ L है, और क्या चीज ले सकते हैं अभी के लिए एक बार ये लो, दिस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना एरिया होगा, अब हम यहाँ पे इसको हीट दे रहे हैं, जितना एरिया होगा उतना ही जो हीट जो है आगे जाएगा, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, और टेम्परेचर डिफरेंस, T1 मान लो इधर T2 है, तो दिस Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस में T2। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है K, A T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय में L इंटू में T। दिस K इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये हर एक मटेरियल का अपना फिक्स है, एनसीईआरटी में पूरा एक चार्ट दे रखा है, आप लोग उसको भी चेक कर सकते हो। कंडक्टर्स की देखो वहां कितनी है, नॉन मेटल्स की देखो कितनी है, गैसेस की देखो कितनी है, तो हर एक जो सब्सटेंस है उसका अपना थर्मल कंडक्टिविटी है। चलो इसकी यूनिट और चेक कर लेते हैं, हो जाए Q इंटू L A T1 माइनस T2 इंटू T। बताइए बेटा यूनिट क्या लिखूं? क्योंकि क्या होगी, एनर्जी वाली, Yes, ma'am. जूल, मीटर लेंथ की, एरिया की मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं, और टी का सेकेंड, एम से एम गया, तो ये क्या बन जाएगी, जूल मीटर इनवर्स, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, और सेकेंड इनवर्स। अच्छा एक चीज और बताइए मुझे, पावर क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पावर की यूनिट वॉट होती है, और एनर्जी बाय टाइम इसको जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, यानी 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ पर जूल और सेकेंड को वॉट में भी लिख सकते हैं। इसकी एक यूनिट और भी कॉमन है, कई बार क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होगा पावर की फॉर्म में, ठीक है, तो वॉट, मीटर इनवर्स एंड डिग्री सेल्सियस इनवर्स, तो ये भी एक इसकी यूनिट है। समझ में आ गया बच्चों? मैम केल्विन नहीं लिख सकते? हाँ जी, देखो ये चीज मैं आपको बता देती हूँ, 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज 1 केल्विन के चेंज के इक्वल होता है।
फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी ये चीज जब हमने स्केल्स के बारे में बात करी थी, याद आई? Yes, ma'am. आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट जब किया था हमने, दोनों का डिफरेंस जो है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज इज इक्वल टू 100 डिग्री केल्विन का चेंज था। तो 1 डिग्री सेल्सियस का 1 केल्विन, तो जहां आप डिग्री सेल्सियस लिख रहे हो कई जगह आपको केल्विन भी लिखा मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, के भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? Yes, मैम ma'am. टेम्परेचर के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होगा? जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, अभी देखो टेम्परेचर डिफरेंस तो चाहिए ही चाहिए किसी भी चीज में फ्लो कराने के लिए हीट को। जितना ज्यादा इस तरफ टेम्परेचर डिफरेंस है उतना ही वाइब्रेशन होगा, है या नहीं ये बात? मतलब इस तरफ जितना टेम्परेचर है उतना ही वाइब्रेशन होगा बेटा। ये बताओ, एक तो जितना यहाँ पे जितना टेम्परेचर दोगे, आप मान लो 200 जूल, सॉरी 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे कर रहे हो और यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस कर रहे हो, या फिर यहाँ पे आप 20 कर रहे हो और यहाँ 80 कर रहे हो। हाँ जी बच्चों बताओ, क्या क्या डिफरेंस होगा? हाँ जी, 40 का। नहीं मतलब क्यों क्यों ऐसा हो रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट फ्लो? टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हीट फ्लो करेगी। नहीं वो तो ठीक है, पर आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस कम भी तो हो सकता था। एनी वन ऑफ यू? मैम अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा उसमें होगी। हाँ जी, तो देखो लिखा क्या है, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो। अमाउंट ऑफ हीट फ्लो यानी कि अगर 10, मान लो यहाँ पे 20 है और यहाँ 10 है, तो इस तक पहुंचने के लिए अमाउंट लग रहा है सिर्फ 100 जूल। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए 80 है और यहाँ 150 है, कुछ भी रैंडम ले लो, यहाँ पे यहाँ चलो 20 ले लो, नहीं ऐसे नहीं, एक कंपैरिजन के लिए एक ही टेम्परेचर लेते हैं चलो। हाँ जी, जैसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 90, जो T1 है, ये T1 90 ले लो और इधर ले लो आप कितना लें, 50। एक ले लो आप 90 और एक ले लो आप 10। अभी 90 से 10 पहुंचने में सब्सटेंस ज्यादा हीट लेगा या 90 से 50 पहुंचने में सब्सटेंस ज्यादा हीट लेगा बेटा? मैम 90 to 10। राइट, तो अमाउंट की बात हो रही है यहाँ पे कि कितना अमाउंट जो है कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। जितना ज्यादा होगा उतना आपके पास हीट फ्लो होगा। क्लियर हुई ये बात अब? यस मैम। ठीक है, तो ये इसका रीजन है कि हम अमाउंट की बात कर रहे हैं। अभी जितना अगर सेम सेम रख लो, 90 और 80 रख लो, थोड़ा सा हीट फ्लो करेगा उस केस में तो। ठीक है, तो आगे चलते हैं, कहाँ आगे थे हम? और मैम T1 में से T2 क्यों माइनस किया है? T2 में भी तो T1 माइनस। हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ जाता है ना टेम्परेचर। मैंने T1 हाई लिया है, T1 इज ग्रेटर देन T2, तो T1 से T2 ही जाएगा, T2 से T1 नहीं आएगा। जहां एनर्जी ज्यादा है वहीं से तो आगे जाएगा ना। जहां पे एटम मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे वो आराम से शांति से पड़ा हुआ है, यहाँ पे वो वाइब्रेशन करे जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा या यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा? यस मैम। राइट, समझ में आ गई सारी बातें? यस मैम। ओके, तो आगे चलते हैं हम। हाँ जी, तो हमने के की वैल्यू निकाल ली, के की यूनिट निकाल ली। अभी इसी फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और निकलता है, इस टी को इसके नीचे लेके जाते हैं, क्यू बाय में टी। बताओ क्या लिखा था पीछे, के T1 माइनस T2 अपॉन एल। एल, ये बच गया, और भी कुछ है? यस ए, मैम। ए और टी। ए भी है। ठीक है, इसको बोलते हैं हीट करंट। इसको क्या बोलते हैं? हीट करंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल H से। दिस इज इक्वल टू के डेल्टा टी ए बाय में एल। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आपका जनरली जो सिलेबस है, मतलब जो बोर्ड तक तो यही फॉर्मूले तक क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, पर क्वेश्चन
कॉम्पिटिटिव पॉइंट से भी हमको कवर करना है, वो मैं आगे करा रही हूँ अभी आपको। तो ये तो याद होना ही होना चाहिए। इसको हीट करंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। समझ में आ गई ये बात सबको? Yes, ma'am. समझ में आई बच्चों? अभी हम डिस्कस करेंगे एक एनालॉजी। जैसे हम लोग रोटेशन मैकेनिक्स के डिस्कस करते हैं लीनियर मोशंस के साथ, वैसे ही हम यहाँ करेंगे एनालॉजी। एक करेंगे हम हीट के लिए और एक करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए। देखो, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के केस में रेजिस्टेंस होता है, यहाँ से आई फ्लो करता है करंट, पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर, यहाँ आई है, यहाँ पर हीट करंट है। ये जो आपके पास आया ना Q/T, जैसे यहाँ पे आई है वैसे यहाँ पे हीट करंट है। जैसे यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होता है। यहाँ पे I इज इक्वल टू V/R है, तो हम लोग H का फॉर्मूला निकाल चुके हैं। H क्या है हमारे पास? K डेल्टा T A बाय में L। अभी डेल्टा T इज लाइक दिस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो बचा हुआ जो पार्ट है वो रेजिस्टेंस की तरह हम ले सकते हैं। कैसे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा T बाय में L बाय में KA। ये जो वैल्यू है L बाय में KA, इसको हम बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? थर्मल रेजिस्टेंस। समझ में आई ये सारी बातें? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऐसे रोड है, स्टेडी स्टेट में कॉन्टिन्यूअस इसमें से हीट फ्लो कर रही है। जैसे यहाँ से I फ्लो करता है, वहां से H फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है। फिर I इज इक्वल टू V/R होता है, और H इज इक्वल टू ये फॉर्मूला जो K डेल्टा T A बाय L हमने निकाला, उससे हमने कंपेयर किया तो पाया कि थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू ये होनी चाहिए, L बाय में KA। कोई बात नहीं विशाल, समझ में आ गया? ये चीज दिमाग में रखो और Yes, एक ma'am. दिमाग में रखो। आगे चलते हैं। अब हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। सबसे पहले सीरीज का, मान लीजिए एक रोड ये है और ये कनेक्टेड है दूसरी रोड से। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसका भी A है। यहाँ पे ये L1 लेंथ की है, ये L2 लेंथ की है। इसका थर्मल कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट K1 ले लो, इसका K2 ले लो, ठीक है। अभी जब हम लोग इसको किससे कंपेयर करेंगे, मान लीजिए मेरे पास ये इलेक्ट्रिसिटी वाला केस था। जब सीरीज में होता है तो आपके पास I सेम फ्लो करता है ना सब में, Yes, ma'am. ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है, जो H होगा, दिस विल बी इक्वल टू, जो इसमें से फ्लो करेगा, मान लीजिए H1 है क्योंकि K1 K2 है, तो इसमें फ्लो करेगा, मान लीजिए H2 है। H का फॉर्मूला क्या था बच्चों? K A, आगे क्या था? डेल्टा T बाय में L। इसको अभी यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा, इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता था? R1 प्लस R2। Ma'am. यहाँ पर आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? RT। इसको क्योंकि अलग थोड़ा सा हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले से, RTH लिख लो। RTH इक्विलिब्रियम मान लो, जो इनका नेट आएगा वो आपके पास RTH1 प्लस RTH2। इसको जैसे हम इस पूरे को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, R इक्विलिब्रियम, इसमें से I फ्लो कर रहा है, ऐसे ही इसको भी हम लिख सकते हैं पूरा। इसका लेंथ कितना हो जाएगा? L1 प्लस में L2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और नेट के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस है वो हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अभी R की वैल्यू पीछे निकाल ली थी, R इक्वल्स टू था कितना? L बाय में KA। Yes, ma'am. अभी मेरे को बता दो आप लोग क्या क्या लिखूं RTH1 RTH2 की जगह पे? बताओ RTH1 क्या लिखूं? ये वाला शेडेड पोर्शन। क्लास में भी साथ साथ कर लोगे ना तो मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। मैम आज क्या है? R इज थर्मल रेजिस्टेंस। जैसे आपके पास यहाँ रेजिस्टेंस है, वहां थर्मल रेजिस्टेंस हो, ठीक है। तो यहाँ पर RT, इससे कंपेयर करो जरा। L की जगह क्या लिखूं? L1, K की जगह K1 और A, प्लस में इसकी जगह क्या लिखूं?
L2 upon K2A. K2A। L2 upon और K2 इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, जो इनका इक्विवेलेंट एक मैंने बनाया, इसको देख के लिख लो। इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, L1 प्लस में L2, और K की जगह K इक्विवेलेंट इनटू में एरिया तो सेम ही है, तो A से A गया, यहां से K इक्विवेलेंट निकल जाएगा। कितना आ जाएगा, L1 प्लस में L2 डिवाइडेड बाय में L1 बाय में K1 प्लस में L2 बाय में K2। समझ में आ गई बात? K इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है Yes, सीरीज ma'am. के केस में, क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. तो मैम मुझे समझ नहीं आया। यस मैम। ये वाला जो फॉर्मूला, ये जो लिखा है मैंने H इक्वल्स टू H1 इक्वल्स टू H2, ये चीज दिमाग में होना चाहिए कि सीरीज में H इज इक्वल टू H1 इक्वल्स टू H2 होता है। एक ये चीज दिमाग में होनी चाहिए, एक ये। फिर तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, आपको पता है सीरीज में होता है R1 प्लस R2, R की वैल्यू निकालो, K इक्विवेलेंट भी निकल जाएगा, चाहे फॉर्मूला भी याद नहीं हो आप कर लोगे। ठीक है संतोष? मैम थर्मल रेजिस्टेंस का आपने ये फॉर्मूला कैसे निकाला? अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि मैंने ये करंट वाला, हीट करंट वाला जो फॉर्मूला आया था ये वाला, इसको कंपेयर किया I इज इक्वल टू V बाई R से। तो डेल्टा T इज लाइक डेल्टा V, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज लाइक टेम्परेचर डिफरेंस। तो बचा हुआ जो पार्ट था उसको मैंने ऐसे डिनोमिनेटर में लिख लिया, दिस इज इक्वल टू R, मतलब इक्वलेंट टू R, नॉट इक्वल टू R। ये R की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोई नहीं, हाथ से करोगे समझ में आ जाएगा। खुद लेके आओगे ना, डेल्टा T को छोड़ के K A को नीचे ले जाओ, L बाय K लिख लो इसको। ठीक है, अभी इस फॉर्मूले को कंपेयर करो, डेल्टा T बाय एनीथिंग जो भी है, नीचे मान लो x है ये, और V बाय R के, डेल्टा T इज लाइक V, वैसे ही x इक्वल्स टू R। समझ में आ गई बात? हाँ जी मैम गुड़िया। ये वाला डेरिवेशन एक बार और बता दें। Yes. चलो मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगी आफ्टर क्लास, ठीक है? अभी अभी मैं ये जो नेक्स्ट करा रही हूँ ना पैरेलल वाला, उसको आप मुझे साथ साथ बताना, आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए याद रखो, आपको पता है कि जैसे करंट सारा सेम जा रहा है हर रेजिस्टेंस में, वैसे ही सीरीज में हीट सेम जा रहा होता है। ठीक है, तो यहां से जो जा रहा है H इक्वल्स टू H1 इक्वल्स टू H2। अभी आप मुझे पैरेलल का बताना, एक क्वेश्चन छोड़ दो एक बार, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। अभी आप सभी बताओगे मेरे को मैं क्या क्या करूं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होएगा, जैसे आपके पास यहाँ पे केस होता है इलेक्ट्रिसिटी वाला, ठीक है, यहां से आपके पास करंट आ रहा है। ठीक है, अभी मेरे को बताओ इस केस में करंट सेम जाता है या अलग अलग जाता है? मैम अलग अलग। अलग 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 जाता है। जाते हैं। यहाँ पे I1 हो गया, हम पे समझ I2 जाता है। हो गया, तो नेट I कितना होता है, I1 प्लस I2। सिमिलरली आपके पास अगर मैं ऐसे पैरेलल में ले लू दो रोड्स को, ऐसे पैरेलल में कंबाइन कर लेते हैं, यहाँ से कैपिटल H यानी कि टोटल जो करंट आ रहा है, हीट करंट आ रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ कितना जाएगा H1, यहाँ कितना जाएगा H2। तो नेट जो है हीट वो दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हुई, यानी कि H1 प्लस में H2। ठीक है, अभी मान लेते हैं इसका K1 है, इसका K2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, A2 है, जो लेंथ है वो L है। H का फॉर्मूला क्या था बच्चों? L by KA। KA डेल्टा T Delta T upon L. रेडियस का क्या था, रेडियस बोल रही हूँ, रेजिस्टेंस का, थर्मल रेजिस्टेंस का, L बाय में KA। KA। जैसे हम लोग यहाँ पर निकाल रहे थे, क्या क्या निकाल रहे थे हम लोग यहाँ पे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 बाय R इक्विवेलेंट कितना होता है, 1 बाय में R1 प्लस में 1 बाय R2। सिमिलरली हम लोग इन दोनों के लिए लिख सकते हैं क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो यहाँ पे 1 बाय R T H थर्मल लिख लेते हैं हम लोग, इससे डिफरेंशिएशन करने के लिए बस, और कुछ नहीं है, नाम बदल दिया है, RTH1 प्लस में 1 बाय RTH2। अभी इस फॉर्मूले को देख के मुझे फर्स्ट जो रोड है उसके लिए बताओ कितना लिखूं, RTH1 लेंथ कितनी है इस रोड की, L. L। L. ठीक है, डिवाइडेड बाय में K1 K1 A1। A1, K1 plus A. ऐसे यहाँ लिख दोगे, लेंथ तो सेम ही है नीचे वाली की भी, L बाय में K2 A2। इसका जो इक्विवेलेंट बनता है वो ऐसे बनेगा, ये मान लो हीट आ रही है, अब इसका नेट एरिया कितना होगा, A1 प्लस में A2 के इक्विवेलेंट, और लेंथ उतनी ही रहेगी। क्या लिखूं यहाँ पे,
कितना लिखूं बेटा? 1/L/K equivalent into A1 plus A2. ये लिखेंगे हम लोग, नीचे आएगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय में K इक्वलेंट इंटू में A1 प्लस A2। तो ये सारा अभी नीचे लिखा हुआ, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये ऊपर चला जाएगा K इक्वलेंट इंटू में A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय में, अच्छा L1 प्लस L2 आएगा या सिर्फ L आएगा? मैम खाली L आएगा ना, क्योंकि लेंथ Yes. खाली L आएगा। सिर्फ L आएगा। ये आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा K1 A1 बाय में L प्लस में K2 A2 बाय में L। L से L गया, तो यहां से आपके पास K इक्वलेंट निकल के आएगा एक, कितना हो जाएगा K इक्वलेंट? K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाय में A1 प्लस में A2। समझ में आ गई बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो पीछे वाला भी सेम चीज था, वहां पर आपके पास R1 प्लस R2 डायरेक्ट था, फॉर्मूले को देख के हम लोगों ने पुट कर लिया। यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2 है, तो फॉर्मूले को देख के हमने पुट किया, तो एक K इक्वलेंट हमने निकाल लिया। अभी क्वेश्चन देखो जरा, दोनों केसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखो, ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज ABCD। मैम बी। बी? मैम सी। ओनली बी? यस मैम। देख लो, सोच लो जरा, अभी हमने 2 यूनिट निकाली है पीछे थर्मल कंडक्टिविटी बोथ। कोफिशिएंट की। मैम बी बी। सी ऑप्शन। सी इज द राइट आंसर, दोनों ही है। देखो जूल पर सेकंड को हम वॉट भी लिख सकते हैं, ए ऑप्शन में जूल पर सेकंड को, बी ऑप्शन में वॉट लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों यूनिट पॉसिबल है, ठीक है बेटा। अभी मैंने 2 न्यूमेरिकल लिए हैं, दोनों न्यूमेरिकल अगर समझ लोगे इस चैप्टर में, इसके अलावा सिर्फ एक और बच जाएगा, वो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करूंगी। मतलब ये जो आज का सेशन है, इसमें 3 ही न्यूमेरिकल बनते हैं, जिनमें से 2 मैं भी कराऊंगी आप लोगों को, ठीक है। अगर ये साथ साथ कर लोगे, समझ लोगे, तो इसके अलावा इस सेशन में ज्यादा कुछ न्यूमेरिकल्स है नहीं है। चलो देखते हैं। 2 rods A and B of different materials are welded together as shown in figure. Their thermal conductivities are K1 and K2. The thermal conductivity of the composite rod will be, क्या निकालना है? इक्विवेलेंट। K equivalent। सबसे पहले तो सीधा निकालेंगे, फिर फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, राइट? इस तरीके से है ना। मान लेते हैं इन्होंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो इसको ए मान लेंगे, सेम मान लेते हैं। इसका लेंथ इन्होंने डी दिया हुआ है, ये K1 है और ये K2 है। आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितनी भी हीट आएगी, जो आपके पास हीट करंट आएगा, वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूट होगा H इक्वल्स टू H1 प्लस में H2, ठीक है। और H का फॉर्मूला क्या था आपके पास? K A डेल्टा T बाय में एल। डेल्टा टी आपको पता है यहाँ T1 माइनस T2 है। देखो दोनों में टेम्परेचर दे रखा है, इधर T1 और T2 है, तो H1 लिख लो, कितना होगा H1, यानी इस बार के लिए लिख लो K1 A T1 माइनस T2 बाय में D प्लस में K2 A T1 माइनस T2 बाय में D। और इसको क्या लिख सकते हैं? अभी इसका इक्विवेलेंट बना लो, ये पूरा ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगा K इक्विवेलेंट जो इसका बनेगा, एरिया इसका ट्वाइस हो जाएगा, और ये D, क्योंकि हम सेम ले रहे हैं तो A प्लस A2A हो जाएगा, और नहीं तो A1 प्लस A2 लेते, ठीक है। तो अभी यहां लिखोगे तो क्या आएगा? K इक्विवेलेंट इंटू में 2A डिवाइडेड बाय में D, दिस इज इक्वल टू दिस वन। देखो अब सारी चीजें कट रही हैं। अच्छा एक डेल्टा T भी आएगा, T1 माइनस T2, यहाँ भी तो आएगा, ये T1 है इधर और इधर T2 है, ठीक है। तो ये गया, ये गया, ये गया, D गया, D गया। यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ ना, ये वाला पूरा फॉर्मूला तो लगेगा ना, K A डेल्टा T बाई L। तो K तो इसका K इक्विवेलेंट हो गया, एरिया इसका ट्वाइस हो गया, डेल्टा T कितना हो जाएगा? T1 माइनस T2 बाय में L कितना हो गया? D। तो ये चीजें कैंसिल होके K इक्विवेलेंट कितना बचा?
K1 प्लस में K2 और एक 2 भी है यहाँ पे 2। तो K इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों? क्या आंसर है? ABCD डी। डी। समझ में आ गया बच्चों? अभी न्यूमेरिकल का जो हमने पीछे किया था डेरिवेशन में हमने K इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए निकाला था। क्या था? K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस में A2, यही था ना? मैम Yes, अभी ma'am. देखो डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे। K1 A1 की जगह पुट करना था, A2 की जगह पुट करना था A। ठीक है, तो यह बन जाएगा K1 A प्लस में K2 A डिवाइडेड बाय में A1 प्लस A2 2A हो जाएगा। सेम बन रहा है ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो Yes, फॉर्मूले से भी कर सकते हो और प्रोसेस जो स्टेप है वो भी आने चाहिए। समझ में आ गया? शिखर ने तो F ऑप्शन दबा दिया बेटा, F ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे। एक मैं वो क्वेश्चन गलती से बनता है, प्रेस हो गया था। कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन बनता है ये, अभी मैंने आपको पीछे बताया था एक चीज, क्या कि जब स्टेडी स्टेट होती है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 अगर है, यहाँ टेम्परेचर T2 है और बीच में कहीं पर भी आप कोई टेम्परेचर ले रहे हो, तो T1 तो थीटा से बड़ा होगा और थीटा T2 से बड़ा होगा। करेगी ना ये चीज? तभी तो हीट फ्लो करेगा, राइट? हाँ ना Yes. तो बोल दो। मैम Yes, ma'am. तो अभी इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही दे रखा है कि दो मटेरियल है, दोनों का जो थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट है वो एक का 3K है और एक का K है, और इसकी लेंथ D है और इसकी लेंथ 3D है। यहाँ टेम्परेचर है θ2 और यहाँ टेम्परेचर है θ1। θ2 ग्रेटर देन θ1 है, तो टेम्परेचर निकालना है इंटरफेस का, यानी कि ये थीटा निकालना है। जहां वो कनेक्टेड है वहां वो थीटा निकालना है। अभी आपको एक चीज ये पता है कि जब सीरीज में कनेक्टेड है तो जितना भी H आ रहा है, इधर H1 बनेगा, इधर H2 बनेगा, तो H इक्वल्स टू H1 इक्वल्स टू H2। सेम ही तो फ्लो करेगा ना? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्या कहीं पे? मैम No, नहीं हो ma'am. रहा ना? तो H का फॉर्मूला क्या था? K A डेल्टा T बाय में L। H1 के लिए निकाल लो जरा। H1 के लिए K की वैल्यू, ये वाला पार्ट, ये 3K दे 3K. रखा है, ये K दे रखा है, और ये लेंथ कितनी दे रखी है? D, और ये लेंथ कितनी दे रखी है? 3D। तो K कितना है? 3K। A कितना है? D. एरिया नहीं दे रखा, सेम ले लेते हैं। यहाँ भी A है, यहाँ भी पूरा A है, एक यूनिफॉर्म रोड मान लेते हैं, A है। डेल्टा T कितना हो जाएगा? θ2 माइनस θ1 θ2. θ2 माइनस ओनली थीटा। H1 की बात करो सिर्फ इतने पार्ट की। यहाँ टेम्परेचर क्या है इस इंटरफेस का? थीटा, जो हमने निकालना है, डिवाइडेड बाय में लेंथ D। दिस इज इक्वल टू, सेकंड के लिए बताओ अब। K into A. θ2 minus θ1 upon 3D. थीटा माइनस थीटा करना हो, यहाँ पे अब आप चल रहे हो इसके ऊपर, तो यहाँ थीटा है माइनस θ1 डिवाइडेड बाय में 3D. 3D. 3D। सॉल्व करो जरा। A से A, K से K, ये 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरफ, तो ये बनेगा 9θ2 माइनस 9θ। दिस इज इक्वल टू थीटा माइनस θ1। कितना हो जाएगा? 9θ2 प्लस θ1 इक्वल्स टू 10θ। यानी थीटा क्या आ जाएगा? 9θ2 बाय में 10 प्लस में θ1 बाय में 10। 1 10। समझ में आ गई? यस मैम आ गया। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये जो H इक्वल्स टू H1 इक्वल्स टू H2, एक तो ये कॉन्सेप्ट, टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है ये कॉन्सेप्ट, पैरेलल में जैसे हीट ट्रांसफर हो रही है, जैसे H इक्वल्स टू H1 प्लस H2, थर्मल रेजिस्टेंस क्या बन रहा था? KAL, और ये जो H का फॉर्मूला है, मोस्टली सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे थोड़े बहुत, देखो क्वेश्चन में ट्विस्ट रहते ही रहते हैं, वो प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक है, ठीक है बेटा? ओके मैम। ठीक है बोल के ना, मैं जनरली भी सारा दिन ठीक है करते रहती हूँ, अभी इतनी आदत पड़ गई है, खुद भी इरिटेट हो जाती हूँ मैं इससे।
चलिए नेक्स्ट, अभी रेडिएशन हमने डिस्कस किया था। रेडिएशन में हमने यही डिस्कस किया था कि आपके पास ये सन है, ये अर्थ है, यहाँ तक हीट कैसे पहुंच रही है, रेडिएशन की फॉर्म में पहुंच रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो रेडिएशन, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है इन वैक्यूम, और इनको मीडियम की आवश्यकता नहीं है। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अभी एक थ्योरी है, उसमें क्या बताया गया है कि सारी जितनी भी बॉडीज हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सभी रेडिएट करती हैं रेडिएशन, एमिशन है सभी का, और सभी जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो एब्जॉर्ब भी करती हैं। डिपेंड करता है टेम्परेचर कब किस बॉडी का कितना है। चलो एक बात बताओ, अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हाई है, सराउंडिंग का कम है, तो ये एब्जॉर्ब करेगी या एमिट करेगी? एमिट। मैम एमिट कर यस, एमिशन होगा या रेडिएशन। इसका टेम्परेचर हाई है, रेडिएशन एमिट करेगी। अगर ऑब्जेक्ट का कम है और बाहर जो है टेम्परेचर ज्यादा है, तो एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो जो दो टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो जनरल बातें थी, रेडिएशन का हमने पढ़ लिया था क्या है। जो अभी इंपॉर्टेंट बातें वो है दो, एक तो हम करेंगे एमिशन पावर और एक करेंगे हम लोग एब्जॉर्प्टिव पावर। एक है एमिशन पावर, एमिसिव पावर जिसको बोलते हैं, एमिसिव पावर। ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, अदरवाइज आपकी बुक्स में एनसीईआरटी में तो गिवन भी नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए तो कर लीजिए। एमिसिव पावर क्या है, मान लीजिए ये कोई भी ऑब्जेक्ट है और ये हीट को रेडिएट कर रहा है, रेडिएशंस दे रहा है। रेडिएशंस में क्या है, हीट ही तो है ना। तो अमाउंट ऑफ हीट जो रेडिएट हो रही है, मान लो वो क्यू है, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड कह लो, इज प्रोपोर्शनल टू, एक तो इसका एरिया, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा ही तो रेडिएशन होगा, एमिशन होगा। यस और नो? यस मैम। यस मैम। राइट, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। मैम क्यों होगा एरिया के, दोबारा बताना। बेटा एक तो छोटा ऑब्जेक्ट है, मान लो उसको आपने 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर दिया, ठीक है, उसका सरफेस एरिया सिर्फ इतना है, यहां से मान लो 2000 तक की ही रेडिएशंस बाहर आ सकती हैं। एक बहुत बड़ा आपके पास टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे मान लो 2000 पे ही, यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ रेडिएशन जो एमिट करेगा वो ज्यादा हो जाएगा, तो अमाउंट ऑफ हीट जो एमिट होगा वो भी ज्यादा होगा। समझ आई बात? समझ में आई? मतलब एरिया से ही तो एमिशन हो रहा है ना। एक ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, उसका हर पॉइंट जो है एमिशन के लिए तैयार है, एक ऑब्जेक्ट छोटा सा है, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ये जो इस तरह की चीजें होती है ना, प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इमेजिनेशन वाली बात होती है सारी की सारी, आप इमेजिन कर सकते हो इन चीजों को। अभी ये एक चीज की और प्रोपोर्शनल है टाइम के, जितना ज्यादा टाइम आप उस बॉडी को उस टेम्परेचर पे रखेंगे उतना ज्यादा वो हीट एमिशन होगा। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटता है तो एक कांस्टेंट आता है ई ए टी। ये जो ई है, दिस इज इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एमिसिव पावर, इसको बोलेंगे एमिसिव पावर। कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी लिखा होगा सिर्फ ई लैम्डा। इसका मतलब क्या है, एक बॉडी रेंज ऑफ वेवलेंथ एमिट करती है, ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि यही निकलेगी, उसके आसपास के जो वेवलेंथ है वो भी आ सकती है। मान लीजिए अगर वो 1000 रेडिएशंस को एमिट कर रही है तो 800 रेडिएशन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एमिट कर रही है, ठीक है। तो ई लैम्डा आपके पास क्या होता है, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, यानी इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए हम लोग देख रहे हैं जो सबसे ज्यादा एमिट कर रही है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। समझ में आ गई? यस ठीक है मैम। मतलब, हाँ अभी Yes. मैं बता दूं वैसे कि एमिसिव पावर दो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहले तो मटेरियल, किस तरह का मटेरियल है, कितना उसका टेम्परेचर है, क्या वेवलेंथ है, इन दो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। जो सेकंड पावर है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। जो सेकंड पावर है उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिव पावर। ये आपको क्या बताता है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इस पे 1000 रेडिएशन पड़ी, तो 1000 की 1000 एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, 500 इसने एब्जॉर्ब कर ली, तो परसेंटेज ऑफ हीट एब्जॉर्ब, परसेंटेज ऑफ हीट एब्जॉर्ब आउट ऑफ टोटल रेडिएशंस या टोटल हीट incidented
जो इसके ऊपर है, मतलब इसके ऊपर जितनी भी इंसिडेंट हुई है उनमें से कितना परसेंट ऑफ जो हीट है इसने एब्जॉर्ब कर लिया, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज हीट एब्जॉर्ब बाय में हीट इंसिडेंटेड या इंसिडेंट जो आपने करी है। अच्छा चलो एक चीज और बताओ मेरे को, अगर जितना इंसिडेंट हुआ उतना का उतना अगर वो एब्जॉर्ब कर ले तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 1 और जितना इंसिडेंट हुआ सारा रिफ्लेक्ट कर दे तो, यानी एब्जॉर्ब कुछ नहीं हुआ, 0, तो ए क्या हो Zero. जाएगा? 0 0% एब्जॉर्प्शन के केस में ये होगा। मैं फटाफट आप लोगों को ब्लैक बॉडी के बारे में बता देती हूँ प्रॉपर। मैम वैसे तो नॉर्मली जो ए रहेगा फिर वो तो हमारा नेगेटिव में आएगा। ए की वैल्यू आपकी रहेगी 0 और 1 के बीच में, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा। कोई भी बॉडी 100% एब्जॉर्ब नहीं करती और कोई भी बॉडी 100% रिफ्लेक्ट नहीं करती, उनके बीच में कहीं वैल्यू लाई करेगी। ठीक है मैम डिनोमिनेटर तो बड़ा रहेगा ना, तो फिर नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। नेगेटिव वैल्यू कैसे? मान लो कितने भी कम कर लो फ्रैक्शन में आ जाएगी ना, पॉइंट्स में आ जाएगी, माइनस क्यों जाएगी? क्योंकि मैम हीट जो इंसिडेंट हो रही है वो तो कुछ ज्यादा नंबर में होगा जो एब्जॉर्ब करेगी उसके कंपेयर में। तो नेगेटिव क्यों होगा बेटा? पॉजिटिव रहेगी क्वांटिटी तो। क्योंकि जब मैम बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव थोड़ी हाँ। आएगी, वैल्यू कम हो जाएगी, 0.0000 तो पता नहीं कितने जीरो आ जाएंगे, वो वैल्यू छोटी हो जाएगी, माइनस थोड़ी जाएगी। इक्वलेंट टू मैक्सिमम छोटी 0 हो जाएगी, कितनी भी छोटी वैल्यू, मान लो 0.00 अप टू 99 तक 0 है और फिर 1 है, इट इज इक्वलेंट टू 0। नेगेटिव क्यों होगी? आप यहां देखो ना, जब 100% एब्जॉर्प्शन है तो ए की वैल्यू 1 आती है, यानी मैक्सिमम वैल्यू 1 पॉसिबल है। और जब बिल्कुल भी एब्जॉर्प्शन नहीं है, 0 एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, उस केस में ए की वैल्यू 0 आती है, यानी मिनिमम और मैक्सिमम कंडीशन तो 0 और 1 हुई ना। 0.0001 भी एब्जॉर्प्शन है तो कुछ ना कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। ठीक है, अभी फटाफट एक चीज और सुन लो। Yes, ma'am. Which absorbs all radiations falling on it at any temperature at any incident angle. Which absorbs all radiations falling on it at any temperature and at any incident angle. ठीक है, या मान लीजिए कोई भी एक ब्लैक बॉडी है, इसके ऊपर किसी भी एंगल में डालो, ठीक है, और किसी भी टेम्परेचर की रेडिएशन हो, ये सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कोई अंदर गई है और इससे बाहर, यानी ट्रांसमिटेंस इसका कुछ नहीं होगा, ट्रांसमिटेंस 0 होता है। ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, 100% ब्लैक बॉडी कोई नहीं होती, ट्रांसमिटेंस 0 है। कोई भी रेडिएशन जो है इससे रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आती, रिफ्लेक्शन 0 है। और एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन क्या है बच्चों? 100%, यानी ए की वैल्यू 1, जितनी डाली उतनी एब्जॉर्ब कर ली, जितनी हीट इंसिडेंट डाली उतनी एब्जॉर्ब कर ली, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब जो छोटी मोटी बातें हैं इसके बारे में वो कर लेते हैं। पहली बात तो, इसको ब्लैक कलर क्यों बोला जाता, मतलब ब्लैक बॉडी क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपके पास जो ब्लैक कलर होता है, बस हो गया, बस 1 मिनट का और बता रही हूँ। ब्लैक कलर जो होता है वो अच्छा एब्जॉर्प्शन देता है, इसलिए ब्लैक बॉडी नाम इसका बढ़िया, ठीक है, क्योंकि 100% एब्जॉर्ब करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्लैक कलर 100% एब्जॉर्ब करता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन बाकी सब कलर्स के कंपैरिजन में उसका ज्यादा रहता है, तो इसलिए इसको ब्लैक बॉडी नाम दे दिया हमने। दूसरा ये कि ये एमिशन भी करता है, जब इसका आप टेम्परेचर हाई करोगे तो ब्लैक बॉडी एमिशन भी देगा, जिस वेवलेंथ को एमिट करेगा उस वेवलेंथ का कलर दे देगा। आपको रेड, ब्लू, पिंक दिख सकता है, लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से जो कलर दिखता है वो ब्लैक। जैसे आपको मेरी ये जैकेट है, ये ब्लू दिख रही है, क्यों? क्योंकि इस पे से जो कलर रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों तक पहुंच रहा है वो ब्लू है, बाकी इसने एब्जॉर्ब कर लिया।
तो रिफ्लेक्शन की वजह से कलर आता है। ब्लैक बॉडी सब कुछ ही एब्जॉर्ब कर लेती है, रिफ्लेक्ट करती ही नहीं है, तो आपको ब्लैक कलर दिखाई देता है। लेकिन एमिशन की वजह से इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ सकते हैं। टेम्परेचर हाई करोगे, ठीक है, ये एमिशन दिखाएगी, एमिशन दिखाती है ब्लैक बॉडी। बल्कि आपके केस क्या होता है, जो गुड एब्जॉर्बर होते हैं वो गुड एमिटर भी होते हैं। किरचॉफ लॉ इसी के ऊपर है, ठीक है। तो इसके कलर्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के शो कर सकती है जितना इसको आप हीट करोगे। तो ये ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम करेंगे किरचॉफ्स लॉ वगैरह। बट मैम ब्लैक बॉडी तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर हम नहीं इसे क्यों पढ़ते हैं? नहीं करती, एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, लेकिन नियरली परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है। जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, लैंप ब्लैक हो गया, इवन जो ब्लैक कलर है वो भी काफी अच्छा एब्जॉर्प्शन देता है, ठीक है। तो एक क्या करते हैं हम लोग, ब्लैक बॉडी एक हमने स्टैंडर्ड मान लिया, उसके साथ हम फिर बाकी कंपैरिजंस कर सकते हैं, ठीक है। ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, इससे फिर सारी कैलकुलेशंस हमारी इसके कंपैरिजन में चलती है, ठीक है। ट्रांसमिशन हाँ जी,